आप देखिए, पहली बात, एनर्जी दो प्रकार की होती। एक और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो आपका प्रकृति में हमेशा क्या होता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। जैसे सौर ऊर्जा है, ये आपका रिसाइकिल होता रहेगा ये आपका। लेकिन क्या आपका कोयला जो जमीन के अंदर है वो श्रेष्ठ आप ही बताएं रिसाइकिल होगा? भाई जमीन में जितना दबा है वो कोयला निकाल लेंगे तो कोयला आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए कोयला जो कोल है, जो कोल एनर्जी है या जो कोल है जिसको एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। आपका पेट्रोलियम क्या है, ये नॉन एनर्जी रिन्यूएबल में आएगा। कहाँ आएगा भैया? ये पेट्रोलियम एक दो दिन में नहीं बनता है। कोई भी जीव जंतु जमीन के अंदर जब उथल पुथल होगा तो कम से कम 100 से 200 फीट नीचे अगर कोई प्राणी अचानक दब जाता है तो उसकी बॉडी जब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, दाब बढ़ेगा तो बॉडी आपका लिक्विफाइड होकर के पेट्रोलियम बन जाता है। वही पेट्रोल इकट्ठा होता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो मछलियां या बड़े बड़े डायनासोर जो थे पुराने काल में, वो सब जमीन के अंदर दबे। आज भी ऐसी ऐसी मछलियां पाई जाती समुद्र के अंदर जो आपका कई गुना बड़ा होता है। व्हेल मछली है, एक स्तनधारी वर्ग में आता है। वो देखा होगा हाथी को आपका निगल सकती, इतनी बड़ी मछली होती। तो जमीन में जो दबेगी, या डायनासोर कितने बड़े जीव थे वो सब जमीन के अंदर दबे, तो उनके सड़ने गलने से आपका क्या बनता है? पेट्रोलियम। अब वो आपका डियर जो भी है अंदर, उसको पेट्रोलियम के क्रिएशन में लाखों वर्ष लग जाता है। इसलिए इसको आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आप रखेंगे। ठीक है डियर। एक प्राकृतिक गैस क्या होती है समझिए ध्यान से। जब जमीन का उथल पुथल हुआ तो चट्टानों के नीचे ये जितने भी जंगल या जीव जंतु या पेड़ पौधे दबे हैं, तो दबे हैं तो सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं बना है, पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस भी है। अब जब चट्टान को ड्रिल मशीन से तोड़ते हैं तो पहले जब तोड़ के लेके जाएंगे तो पाइप लगा देते हैं, वह तुरंत आपका ऊपर इतना हाई प्रेशर में हो रहता है, ऑटोमेटिक ऊपर फेंकने लगता है। तो ऊपर आपका मशीन लगा करके उसको आपका सिलेंडर में पैक कर लेते हैं। तो वह क्या होता है? प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। इससे मित्रों सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो या एलपीजी, ये दोनों को डेवलप किया जाता है किससे? प्राकृतिक गैस से। लेकिन आप बताइए सीएनजी या एलपीजी, ये तो मैनमेड हो गया ना। ये तो पहले जमीन के अंदर से हम प्राकृतिक गैस ही पाते हैं। और आपको पता है बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा एक प्राकृतिक गैस का भंडार हमें पता चला है, जिसको निकालने की जिम्मेदारी आपका रिलायंस कंपनी को दिया जा रहा है। अब वो निकालेगा, निकाल करके सरकार को दे देगा, अपना निकालने का चार्ज ले लेगा कंपनी। तो वो सब क्या है डियर? प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस से कुछ ह्यूमन क्या करता है? उससे एक नया सोर्स बनता है, नया एनर्जी का रूप देता है। जैसे सीएनजी हुआ, एलपीजी हुआ, ये सब क्या है? अलग अलग है। और हम बात करेंगे डियर, कोयले की बात तो आप समझ रहे हैं, आपका पेट्रोलियम की बात समझ रहे हैं, प्राकृतिक गैस की बात समझ रहे हैं। एक हम अगर बात करें ये एटॉमिक एनर्जी का, तो थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा क्या है, एटॉमिक एनर्जी क्या है? आप मित्रों जानते हैं कि साइंस इज ए ब्लेस एंड कर्स बोथ। विज्ञान वरदान भी है, विज्ञान अभिशाप भी। अब डियर आप बताइए, आप यूरेनियम पर मंदगत के न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो यूरेनियम आपका बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, प्लस आपका ऊर्जा रिलीज होती। आपने पढ़ा होगा यूरेनियम, ये 92 यूरेनियम 235, ये पता है आपको? ये आपका एक विखंडनीय पदार्थ, एक आपका क्या है डियर? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। लेकिन इसका इस्तेमाल देखिए, जो एटॉमिक फर्नेस होता है, जिसको परमाणु भट्ठी कहते हैं, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ये आप यूरेनियम का कर लीजिए, आप प्लूटोनियम का कर लीजिए, और आप थोरियम का कर लीजिए।
ये तीनों का इस्तेमाल जो है वो आपका एटॉमिक फर्नेस में किया जाता है, जिसको आप परमाणु भट्ठी कहते हैं। और मित्रों, परमाणु भट्ठी में होता क्या है, एक यूरेनियम है, इस पर मध्यवर्ती के न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे, यूरेनियम दो में टूट जाएगा, दो समान द्रव्यमान के नाविकों में टूट जाता है। मान लीजिए बेरिलियम हो गया, ये आपका क्रिप्टॉन हो गया, इसमें टूट जाता है, प्लस आपका अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब यह जो एनर्जी निकलेगी, ये जो एनर्जी निकलेगी, इसका इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है, बम बनाने में कर सकते हैं, या फिर इस एनर्जी को आप इस एनर्जी को सप्लाई दे करके बिजली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत में जितने भी एटॉमिक रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत में, वो सब किस के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वहां से जो परमाणु से जो ऊर्जा मिलती है हमें, उसको हम बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब विद्युत में कन्वर्ट करके पूरे देश में सप्लाई दिया जाता है। भारत का पहला परमाणु इकाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है वो तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र, और यूपी में केवल एक नरौरा जो है बुलंदशहर में आता है, बुलंदशहर के पास पड़ता है। तो यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर है नरौरा। बाकी कलपक्कम आपको पड़ता है कहाँ का, तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडाकुलम, एक कुंडाकुलम और कलपक्कम दोनों आपका तमिलनाडु का है। तो ये आपका एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल आप बताइएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर से, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको अगर दो तीन बातें आपको ध्यान देने की होगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल करें, बताइएगा, यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम। ज्यादातर यूरेनियम आता है मित्रों, और आपको पता है यूरेनियम का हम लोग सप्लाई लेते हैं कहाँ से, अमेरिका से। हालांकि हमारे देश में बहुत ज्यादा यूरेनियम अब मिलने लगा है, तो इन सभी को वहां पे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई प्रश्न आए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो दीपक ये मत कहिएगा कि आम की लकड़ी लगा देंगे, आम की लकड़ी नहीं लगाएंगे, कोयला डाल देंगे, कोयला नहीं डालेंगे, पेट्रोल डाल देंगे, ये सब गलत बात। वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी परमाणु भट्ठी में हम लोग ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मित्रों, यूरेनियम हो या प्लूटोनियम हो, दोनों आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, दोनों आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब परमाणु भट्ठी में एक बात और पूछता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें न्यूट्रॉन, उसको जब विस्फोट कराएंगे तो ये तो अनियंत्रित विस्फोट होता है, अनकंट्रोल होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, भारी जल का, या कैडमियम या ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। भारी जल के बारे में आप जानते हैं, इसका सूत्र होता है D2O, और इसको बनाया था यूरी और वर्सबर ने। और भारी जल का एक कारखाना है तलचर, जो पड़ता है कहाँ पर, उड़ीसा में। तलचर जो कारखाना है, ये भारी जल का बनाने का कारखाना है। ये कहाँ पर है मित्रों, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो डियर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है यानी एटॉमिक एनर्जी, वो हम आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त करते हैं, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो भी आपका यूरेनियम आपका रहेगा, उसको अगर ब्लास्ट करा देंगे तो क्या वो फिर ऐसा तो है नहीं कि वो रिसाइकिल हो जाएगा। इसलिए ये सभी एनर्जी जो सोर्सेज होते हैं वो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। इसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसको पुनः दोबारा हम तैयार न कर पाएंगे। और मित्रों, ये अगर तैयार भी होगा तो फिर प्रकृति के द्वारा ही आपका लाखों करोड़ों वर्षों में तैयार होता है। इसलिए एक बार इसका सोर्स खत्म हो जाता है तो उसको पुनः आपका दोबारा प्राप्त नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई, इसमें आ जाए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में क्या बताएंगे दीपक, सौर ऊर्जा में क्या होता है मित्रों, तो सूर्य के अंदर क्या होता है। देखिए, सूर्य के अंदर आप सन के बारे में थोड़ा पढ़िए, तब जानेंगे आपका सौर ऊर्जा क्या होता है। देखिए,
सूर्य के अंदर आप जानते होंगे जिन दो गैसों का भंडार है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए यस ध्यान से समझिएगा, ये सन है, SUN। अब सूर्य के अंदर आपका दो ही गैसें हैं डियर, ये हाइड्रोजन 71% और हीलियम अप्रॉक्सीमेटली 27%। कहेंगे सर दोनों को जोड़ने पर 100 नहीं हुआ, तो डियर दोनों को जोड़ने पर 100 नहीं हुआ, 1-2% में अन्य गैसें हैं। लेकिन एक प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए अमन, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई प्रश्न करे कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल की भी मैं बात कर लूंगा आपको। पहले आप ये देखिए सौर ऊर्जा समझिए। सौर ऊर्जा इस सूर्य के अंदर लगातार एक क्रिया होती है, इसको नाभिकीय या संलयन क्रिया कहते हैं। और संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ऊर्जा निकलती। तो जो ऊर्जा इससे निकलेगी वो आपका डियर पूरी दुनिया में फैल जाती है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। अब जो भी प्लैनेट हो, जो भी ग्रह हो, वो अपना उस ग्रह पर जो लोग भी हैं सब लोग लेते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में। और इसीलिए मित्रों जो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाता है तो उसमें जो सिस्टम डेवलप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोलर एनर्जी। क्योंकि बताइए वो प्लैनेट अगर ब्रह्मांड में जाएगा और दीपक अगर आप सोच रहे होंगे टंकी लगा देंगे बड़ा सा, उसमें पेट्रोल भर देंगे, तो पेट्रोल इतना भरना पड़ेगा कि वो जितना बड़ा यान नहीं होगा वो कैसे लेके उड़ पाएगा पेट्रोलियम। इसलिए वहां पर आपको मजबूरन जो है उसमें क्या लगाते हैं? प्लेटें लगा देते हैं। वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता रहेगा और सौर ऊर्जा के आधार पर वो आपका सिस्टम आपका काम करता रहेगा। तो जितना भी आप मंगलयान देखे हैं, मंगलयान भी आपका सोलर सिस्टम से ही चलता है, क्योंकि मंगल पर भी जो है आपका सूर्य की रोशनी तो जाए रही पूरे ब्रह्मांड में, तो मंगल पर जो मंगलयान है वो सारा सोलर सिस्टम पर वर्क करता है। तो मित्रों सौर ऊर्जा जो होती है, पहली बात की सूर्य के अंदर दो गैसें कौन है मेनली? एक हाइड्रोजन और दूसरा आपका हीलियम। और आप जानिएगा पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। लेकिन वहीं अगर पृथ्वी का वायुमंडल की बात कर लिया जाए, एक पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के वायुमंडल में दो ही मेन गैसें होती। ऑक्सीजन मित्रों होता है 20.998%, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 21% भी कर सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है N2 वह 78.08%। मित्रों इसको जो है ना लोग शॉर्टली आपका 78% का लेते हैं। इसके बाद एक गैस है इनर्ट गैस में केवल सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन? आर्गन। कितनी पाई जाती है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 0.033%। ये बहुत कम है डियर। आपको ये दो गैसें जोड़ देंगे ना 21 और 78, यस श्रेष्ठ कितना हो जाएगा? लगभग आपका 99 पहुंच जाएगा। अब 1% बचा है, 1% में ये सब आता है। अब आपको प्रश्न आता है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन। अब पृथ्वी के गैसों में, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन दो गैसें मेनली पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और आपने पढ़ा होगा अक्रिय गैस, तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट हो गया है, मैं बता दूं आगे। एक रॉक गैस क्या होता है? तो चट्टानों के अंदर भी गैसें होती हैं, जिन गैसों का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं उसी को बोलते हैं रॉक गैस। चल आगे बढ़ते हैं डियर, इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा केमिस्ट्री का, अगर उसको खोल लेंगे तो बहुत बेहतर होगा और उसको हम बता दें। देखिए 18 नंबर ग्रुप एलिमेंट
आप लोगों को पता है ना, इसको नोबल गैस कहते हैं। क्यों विवेक कहते हैं? क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं क्रिया करते? क्योंकि इनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से बड़ा होता है। दीपांशु समझ रहे हैं आप? इसको नोबल गैस, नोबल गैस हिंदी तो समझ ही जा रहे होंगे, आदर्श गैस, या इसको इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस यानी नॉट रिएक्टिव, हेंस इट्स कॉल्ड आपका इनर्ट गैस। ये किसी से क्रिया नहीं करता। अब इनर्ट गैस में क्या क्या आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हीलियम आएगा, एटॉमिक नंबर 2 है। नियान आएगा, एटॉमिक नंबर 10 है। ये आर्गन आएगा, एटॉमिक नंबर 18 है। क्रिप्टॉन 36, जीनान 54 और रेडान 86। इसमें डियर ये होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी इकड़ी गैसें पाई जाती हैं, तो आप बताइएगा सिर्फ रेडान को छोड़कर, और बाकी सभी पाई जाती हैं। फिर पूछेगा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी इकड़ी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, आर्गन बताइए। नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं बाबू, ये आपका अक्रिय गैस इसको कहते हैं, 6 है। आपके मन में होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती रेडान, तो विवेक आपके मन में होगा इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत हम बताते हैं इसको। स्रोत इसका जमीन के अंदर जो रेडियम है ना, रेडियम एस ब्लॉक एलिमेंट। अब रेडियम के बारे में आप जानिएगा, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88226। इसी से एक अल्फा कण निकलेगा। रेडियोएक्टिव पदार्थ वह होता है जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण मित्रों होता है 2He4 को कहते हैं अल्फा कण। 2He4 क्या है? अल्फा कण। तो अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है और द्रव्यमान संख्या 4 है, तो यहाँ से अल्फा कण निकलेगा तो ये 86 और ये रेडान बन जाएगा 222 प्लस आपका 2He4, 40 को अल्फा कण बोल दीजिए, यही होता है। तो जब कभी जमीन में भूकंप आता है, जमीन फटती, चट्टानें क्रैश होती, तो आपका रेडियम जो होता है वह रेडियम आपका रिलीज करता है रेडॉन गैस। तो मित्रों एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जिस एरिया में भूकंप आता है उस एरिया में किस अक्रिय गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस। तुरंत बताइएगा, कंपटीशन क्वेश्चन है डियर, 1-9 क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों को एमटीएस वाले, ये जो आजकल कंपटीशन में जो आ रहे हैं, आप एग्जाम देंगे बोर्ड का, उसमें पूछा जाएगा कि इफ अर्थक्वेक कम्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक टाइम आपका विच इनर्ट गैस विल बी इंक्रीज, तो रेडान बता देंगे ना आपका। मजा आ रहा है पढ़ने में, खूब बढ़िया, आगे बढ़िए। अब इसको मिटाते हैं, अब हम आपको बताते हैं, जरा आगे बढ़िए। इसके बारे में थोड़ा देखिए। सौर ऊर्जा तो आपको समझ में आ गई, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती वो हमें आपका सौर ऊर्जा कहते हैं। लेकिन एक बात है, इस बात को श्रेष्ठ बताएंगे, सोच लें, तब तक मैं फिगर बना रहा हूं। सन है और देखिए वीडियो आपका बता देगी कि आपका कौन कौन उत्तर दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है। अब सूर्य से ये आपका पृथ्वी है, ये बाबू पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है ना बाबू, 0 डिग्री। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सही बता रहे हो। 23 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छा डियर, बहुत तेज हो तुम आपका जियोग्राफी में। अब डियर तो बाबू ये सूर्य से यहाँ पृथ्वी, इसको पृथ्वी लिख दें, आप समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये दीपिका है, अभी दीपिका खड़ा है,
तो दीपक तक ये सूर्य की ऊर्जा कैसे जाएगी, किस मीडियम, किस प्रोसेस के थ्रू जाती है? तो प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द सन टू अर्थ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए विवेक बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ये आपका यही मीडियम है रेडिएशन। रेडिएशन में ये होता है डियर कि एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ऊर्जा के संचरण की वह विधि जिसमें ऊर्जा को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कौन सी विधि होती है? रेडिएशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? विकिरण। और ऊष्मा के हस्तांतरण की 3 विधियां होती हैं, एक चालन, और इसको चालन को अंग्रेजी में कंडक्शन, ये आपका कंडक्शन कहते हैं। एक संवहन होता है कन्वेक्शन, ये संवहन होता है। एक होता है देखिए 1, 2 और 3, यही 3 विधि से आपका एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए, एनर्जी को करें हीट को ट्रांसफर होने के लिए डियर, ऊष्मा का, हीट का ट्रांसफर 3 विधियों से होता है। हीट इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 3 विधियां होती है, आपको एक मन में ध्यान दीजिएगा। जो सॉलिड होता है ना, उसमें एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन मेथड से, चालन से। यानी सॉलिड कोई भी पदार्थ है उसमें हीट ट्रांसफर होगा कैसे? कंडक्शन द्वारा। और कोई पानी है या गैस है, जैसे कमरे में आप हीटर लगा देंगे एक कोने, तो धीरे धीरे पूरा कमरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब पूरे, ऐसा नहीं हीटर तो एक जगह लगाए हैं, तो गैस के अणु वहां से आते हैं, ऊष्मा लेकर के फैल जाते हैं, धीरे धीरे आपका पूरा कमरा क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। तो तरल पदार्थ या फिर कोई पानी टब में आप उबालेंगे तो ऊष्मा तो पेटी में न दे रहे हैं, अब पनिया भरा है 2 फीट, तो ऊपर वाला पनिया क्यों गर्म हो रहा है? तो पानी का अणु जाता है वहां से ऊष्मा लेके फिर भागता है, दूसरा जाएगा, वो जाएगा, ऐसे जाते जाते पता चलेगा पूरा टब का पानी क्या हो जाएगा? गर्म। आपने ऊष्मा दिया पेदी में, हीट दिया पेदी में, टॉप वाला वाटर क्यों गर्म हो गया? तो बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन, 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 VCTION। कन्वेक्शन ये आपका कंडक्शन होता है, कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मित्रों आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेडिएशन प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफर होने के लिए, इसको किसी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और मीडियम कितना है दीपक रावत बताइए, मीडियम कितना है? तो मीडियम 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इतना सोच क्या रहे हो गए हैं क्या? किसी की याद नहीं ना रही? और इसका बस यही डिफिनेशन होता है, a process in which आपका heat can be transferred without any required medium, that will be known as आपका क्या? रेडिएशन। कहेंगे सर ये ऊपर वायुमंडल है, तो बाबू जान लीजिए वायुमंडल कुछ ही किलोमीटर है। दीपक, ये सूर्य से जो हीट आएगी ना पृथ्वी पर, तो वायुमंडल आप सोच रहे होंगे ज्यादा है, ये कितना होगा? कुछ ही किलोमीटर होगा। उसके बाद क्या रहता है? निर्वात। निर्वात को इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम। इसमें आपका कोई गैस नहीं होती, कोई गैस नहीं होती। तो ये एनर्जी आती कैसे है? हीट आती कैसे? हीट या एनर्जी कैसे आती? तो ये आपका जिस प्रोसेस के थ्रू आती है उसको कहते हैं आपका रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू धरती पर आ जाती है। अब मित्रों सोलर एनर्जी किसके अंतर्गत आता है? रिन्यूएबल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी। इसको पुनः दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं, एकदम पुनः दोबारा आपका प्राप्त कर सकते हैं। यानी मित्रों आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है
उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा ये सभी आती है। मित्रों एक बात और करेंगे, पवन ऊर्जा। आपको पता है वायु कैसे चलता है? तो कहीं पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, कहीं पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवा चलेगी। आपने समीर स्थलीय पवन पड़ा होगा, जलीय पवन पड़ा होगा, समुद्री पवन पड़ा होगा। तो समुद्र का पानी एक बार गर्म होता है, एक बार ठंडा होता है, जबकि जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। तो धरातल पर कहीं गर्मी होगा, कहीं ठंडी होगा। तो जहां गर्म होगा वहां से हवाएं जो है ऊपर उठ जाएंगी, तो वहां पर नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट। और जहां पर जमीन ठंडी होगी वहां की गैसें वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलने लगेंगी। हवाएं चलेंगी मित्रों, तो हवाओं के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड एनर्जी। अगला मित्रों जल विद्युत। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाएं। एक प्रोजेक्ट मैं श्रेष्ठ को ही दे देता हूं कि एक दिन बनाएं और बिजली को पानी से पैदा करके दिखाएं। एकदम आराम का मैं प्रोजेक्ट करवा सकता हूं। एक हम लोग सबमर्सिबल से एक टैंक बना लेंगे छोटा सा, और टैंक में 2 पाइप लगा, 3 पाइप रॉड लगा देंगे। ऐसे पाइप खरीद के लाएंगे, लगाएंगे, उससे पानी गिराएंगे, नीचे टरबाइन लगा देंगे। टरबाइन रोटेट करेगा, डायनमो लगा देंगे, तुरंत आपका डायनमो घूमेगा, बिजली पैदा होने लगेगी, और उससे हम लोग बल्ब जला के दिखा देंगे। तो डियर जो डैम बनता है, डैम और बैराज में क्या अंतर है? सूरज सिंह आप बताएंगे। शुभम चौबे ना डियर, शुभम चौबे, डैम और बैराज में क्या अंतर होता है? तो बैराज जो होता है नदी के पानी की दिशा को मोड़ने के लिए बैराज बनाते हैं, और डैम जो बनाते हैं जिसको आप बांध करते हैं, वो आपका नदी के पानी को रोक देते हैं, रोक करके उसका ऊंचाई लेवल बढ़ाते हैं। और जब ऊंचाई से पानी गिराएंगे तो पानी में पावर कैसे मिलता है? जल में ऊर्जा उसके एलिवेशन पर, उसके ढलान पर मिलता है। तो पानी एक तरफ ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो वहां से जब गिरेगा ना तो पानी में वेग होगा, उस वेग से वह टरबाइन को क्या करेगा? घुमाएगा। अब टरबाइन को घुमाएगा तो बस टरबाइन घूमेगी, तो वहां पर आपने पढ़ा हुआ डायनमो का सिस्टम। डायनमो एक ऐसी प्रणाली होती जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। तो टिहरी डैम ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, लेकिन अर्थ फेलर डैम है, 255 मीटर के आसपास लगभग ऊंचा है। जबकि भाखड़ा नांगल डैम आपको बार बार पूछता है, वह सतलुज नदी पर है। कहां पर है? पंजाब राज्य में, याद रखिएगा। और यूपी का एकमात्र डैम है रिहंद डैम, जो रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में। आगे बढ़े, आप जरा जल विद्युत। बायोगैस का क्या होता है? तो बायोगैस गोबर गैस, इसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। और हमने बताया था कि जैसे दलदली मिट्टी है ना, जहां पर मिट्टियां दलदली होती वहां पर कौन सी गैस पाई जाती है? बायोगैस। समझ में आ रहा है मित्रों? अभूतापी जमीन की गर्मी से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे जानते हैं एनर्जी जो होता है, कोई भी चीज लेता है तो ऐसा नहीं कि एनर्जी को रोक करके रख पाता है। और आपने पढ़ा होगा जो पदार्थ ऊष्मा का अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वो ऊष्मा को अच्छा रिलीज भी करता है। तो पृथ्वी भी आपका ऊष्मा लेती है सूर्य से, फिर वह ऊष्मा क्या करती है? रिलीज करती है। तो ऊष्मा जो रिलीज करेगी उसको भी एनर्जी के रूप में हम लोग कन्वर्ट करके बहुत सारा काम करते हैं। वो आपका होता है एक्सोस्फीयर एनर्जी सोर्स। अब कचरे से भी आजकल बहुत ऊर्जा बन रही है। दिल्ली में देखा होगा आपका नरेला या बवाना के पास जितना भी कचरा है वहां पर गिराते हैं। और कचरे से भी आपका नई नई तकनीकों के माध्यम से उससे आपका बिजली को पैदा किया जा रहा है। तो कचरे से भी विद्युत पैदा होती है। अब कचरे से विद्युत पैदा होती है तो श्रेष्ठ बताएंगे आप हमें, इसको रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है बाबू कि कचरा बंद होगा
आदमी से बड़ा दलिंदर कोई है? आप बताइए। नहीं, आदमी मानेगा नहीं, कचरा पैदा ही करेगा। आदमी जब तक रहेगा धरती पर कचरा ही पैदा करता है, कचरा प्रोड्यूस करेगा, वो कचरा जाएगा, कचरे की कमी होगी श्रेष्ठ? आप बताइए, नहीं होगी। वो आपका आदमी है, आदमी का काम ही कचरा पैदा करना। जहां भी आदमी ज्यादा होगा वहां कचरा पैदा करेगा। इसीलिए मित्रों एक बात मैं बताऊं आपका, दुनिया के वे देश सबसे खूबसूरत मिलते हैं जहां पर आबादी बहुत कम है। जैसे ब्रिटेन, यूरोप में जो बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ फ्रांस, पेरिस, स्विट्जरलैंड क्यों सुंदर है? आप बताइए। क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है। अब पॉपुलेशन कम है मित्रों, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? समझदार है। तो वह अपने कचरे को एक कूड़े में इकट्ठा करती है। और कचरा दो प्रकार का होता है, एक सूखा और एक गीला। यहाँ तो आदमी सब मिला करके डाल देता है, दैट इज वेरी बैड। सूखा कचरा को अलग करिए, गीला कचरा अलग करिए। और कचरा आदमी है तो वो कचरा उत्पन्न करेगा, इसलिए कचरे से जो ऊर्जा होगी उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में रखते हैं। और हमेशा कचरा आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, बिजली पैदा होती रहेगी। ज्वार टाइड एनर्जी मित्रों, पृथ्वी जब घूमती है, आपको पता है दिन और रात होता है कैसे? पृथ्वी का जो है रोटेशनरी मोशन होता है, यानी घूर्णन गति होती। पृथ्वी अपने दूरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर कर लेती है पृथ्वी। लेकिन आपको पता है पृथ्वी आपका, अब डियर, पृथ्वी जब घूमती है डियर, तो उसके घूमने से एक झटका उत्पन्न होता है। समुद्र के किनारे गए हैं श्रेष्ठ? गए होंगे या नहीं हुए? गए होंगे, फिल्मों में देखे होंगे। समुद्र की लहरें ऐसे उठती हैं, थपेड़े मारती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। उसी में कभी कभी बकलोर सीबीएसई बोर्ड वाले जो जाते हैं समुद्र के किनारे, तो एकदम पनिया किनारा चले जाते हैं। कस के लहर आई, बकोट ले गई उसको, जा। अब वो सीबीएसई बोर्ड एकदम डूब रहा है, एकदम पता चलेगा वो आपका उसमें पूरा झपकी ले रहा है। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड वाले लड़के ना, यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले तो गर्मी में खाली बार छिलवा लेंगे, बस पिकनिक हो गया उनका, खत्म। बार छिलवा लिए, नहा लिया, उनका पिकनिक हो गया। उससे में ज्यादा होगा तो गांव का कोई छोटा मोटा गढ़ई पोखरा होगा, उसी में जाएंगे, नहा लेंगे, आपका उनका पिकनिक हो गया। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले क्या होता है, वो सब कभी जब जाते हैं पहाड़ी एरिया में, हिल स्टेशन में, तो एक बात कभी कभी समझदारी का प्रयोग नहीं करते, वो सेल्फी बहुत ज्यादा लेते हैं। तो कभी नदी में जाएंगे अब नदी कोई डैम बना है तो डैम पानी रोक के रखा है। अब डैम पानी रोक के रखा है, अपने पानी में चले जाएंगे, फोटो लेंगे अपना। अब फोटो लेते समय अपने जो दोस्त मित्र यार होते हैं उनको दिखाते हैं, देख लो देख लो देख लो, हम फोटो ले रहे हैं, कितना गजब सीन है, देखो आपका। अरे उसी के चक्कर में तब तक डैम सायरन बजाएगा। डैम जब भी पानी छोड़ता है सायरन बजाता है, सायरन का ध्यान ही नहीं देंगे, वो पानी एकदम आता है धीरे धीरे, वो लगता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, अचानक वो पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे बच्चे दाह जाते हैं। इसलिए कभी भी आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले जाने कि कभी भी आप लोग पिकनिक या ऐसी स्पॉट पर जाएं तो पानी में बहुत आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका पानी डैम का छोड़ा जाने पर वो पानी बढ़ जाएगा और आपको खतरा महसूस होता है। तो आप सेल्फी लें, लेकिन आपका सुरक्षित पोज बने। कितने लड़के होता है, कोई नेशनल हाईवे पर चले जाते हैं, एक्सप्रेसवे पर चले जाते हैं, वो ऊपर खड़े होकर के पोज लेते हैं, वो पीछे डर लगता है आपका, कितना खाई, कितना कम है, ज्यादा है, ये सब बहुत सारी चीजें होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइड एनर्जी क्या होती है मित्रों? देखिए एक बात में आप बताइएगा, क्या ज्वार और भाटा की घटना कभी बंद हो सकती है? नहीं, क्योंकि आपको पता है ज्वार और भाटा कैसे आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो खींचने में क्या होता है, जो जमीन है, मकान है, तो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन पानी जो समुद्र में होता है वो तो फ्लेक्सिबल होता है, पर पनिया खींचा जाता है, तो पानी का ऊपर उठना ज्वार का लगता है।
और नीचे गिरना आपका भाटा कहलाता है। कोरियोलिस बल यही होता है कि पृथ्वी अपना घूर्णन गति करती है तो एक झटका उत्पन्न होता है, उसके झटके के कारण जो है पानी की लहरें ऊपर उठ जाती हैं। तो समुद्र की लहरों का ऊपर उठना ज्वार और लहरें धीरे धीरे आपका गिर जाती है, भाटा होता है। तो ज्वार और भाटा मित्रों ये आपका 24 घंटे में फिक्स होता है, 2 बार वो आता रहता है और लहरें वैसे भी आपका उठती रहती है हमेशा समुद्र की। तो इस तरह से आपका ये घटनाएं कभी बंद नहीं हो सकती। तो उनसे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो आपका टाइड एनर्जी कहलाती है, उसको हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी एनर्जी का जो सोर्सेज या क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। तो डियर इसी के साथ जय हिंद, थैंक्स।